बाकी आनमा सीजन 2 एपिसोड 10। एपिसोड का नाम है फूड रिजर्व। तो एपिसोड की शुरुआत हॉस्पिटल से होती है जहां जैक को एडमिट किया होता है और डॉक्टर बोलता है नर्स से इसका ख्याल रखना और हर 12 घंटे में इसकी बैंडेज बदलते रहना। तो टोकुगावा और प्रोफेसर डॉक्टर के पास आते हैं और डॉक्टर बताता है कि जख्म भरने में वक्त लगेगा। उनकी सर्वाइकल स्पाइन को काफी नुकसान पहुंचा है और अब वो खतरे से बाहर भी हैं। टोकुगावा पूछता है कि मिडिल फिंगर का क्या मतलब है। डॉक्टर बोलता है जो उसने बेहोशी में किया। डॉक्टर बताता है कि आप तो जानते ही होंगे प्रोफेसर। वो बोलता है किस बारे में। डॉक्टर बताता है कि कई केसेस में आदमी ऐसी हरकतें मरने के बाद भी कर सकता है। तो वो बताता है कि एक बार दुश्मनों ने कैदियों को बंदी बना लिया था और जब उन्हें पता चला कि उनके सर कटने वाले हैं तो उनके कमांडर ने उनके सामने एक प्रपोजल रखा कि मेरा सर कटने के बाद मैं अपने साथियों के आगे से अपने सर को उठाकर भागूंगा और जितने आदमियों के सामने से गुजरूंगा आपको उनकी जान बख्शनी पड़ेगी। तो वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसकी आखिरी ख्वाहिश मान ली जाती है और उसकी गर्दन काट दी जाती है और वो अपना सिर को उठाकर अपने साथियों के सामने से गुजरता है। ये सुन के वो दोनों चौंक जाते हैं और डॉक्टर बताता है कि जैक हानमा का ऐसा करना कोई नई बात नहीं है। उसने अपनी पूरी जिंदगी सोते जागते सिर्फ अपनी ताकत के बारे में सोचा है और उसने सोच रखा होगा कि हारने के बाद भी वो अपने दुश्मन को कैसे हरा सकता है और उसने इस प्लान को इतनी बार सोच लिया था कि वो उसके हर सेल में बस गया। तभी नर्स भागती हुई आती है और बोलती है वो जैक नाम का जो पेशेंट था वो भाग गया। तो जैक पिकल के पास पहुंच जाता है और माफी मांगता है कि मुझे इस तरह लड़ाई के बीच से ले जाया गया। तभी वो पिकल को फेस पे किक मारता है और बोलता है लड़ो मुझसे। उसे कई किक्स मारता है और पता नहीं पिकल को क्या होता है, वो उससे डर के भागने लगता है क्योंकि उसने कभी ऐसा आदमी नहीं देखा था जो मरने के बाद भी जिंदा हुआ हो, जो मरने के बाद भी ना मरे। वो डायनासोर से लड़ चुका है लेकिन वो मरने के बाद जिंदा नहीं हुआ। उस मधुमक्खी ने भी उसे तंग जरूर किया लेकिन वो जिंदा नहीं हुआ। लेकिन जैक हानमा उन सब से बिल्कुल अलग था। जैक ने बहुत मेहनत की है, बिना साइड इफेक्ट की परवाह किए उसने ड्रग्स ली, हड्डियों को लंबा करने के लिए हर दर्द सहा और उसने अपने सारे शरीर को सर्जरी और दवाइयों से बड़ा किया है। जैसे लोग भूतों से डरते हैं, यूएफओ को देखकर सवाल पैदा होते हैं दिमाग में, वही अभी पिकल के साथ हो रहा था। लेकिन कोई कितनी देर तक किसी से डरता है और थोड़ी देर बाद उसे याद आया कि आज तक किसी से नहीं हारा हूं मैं। तभी वो जैक पे हमला कर देता है और जैक बहुत तेजी से घूमते हुए जमीन पर गिरता है। सब लोग देखते हैं ये क्या हो रहा है और जैक फिर से बेहोश हो चुका होता है और अब वो कोमा में पहुंच चुका है। ये लाइफ में पहली बार है कि वो एक दिन में 2 बार हारा है। और जैक फिर से हॉस्पिटल में होता है और उसे होश आ जाता है और प्रोफेसर बोलता है कि कोशिश भी मत करना भागने की, वो हमारे लिए कीमती है और उसे और खुद को जख्मी करना बंद करो। लेकिन जैक नहीं सुनता और भागने की कोशिश करता है। तभी बाकी आता है और बोलता है कि कहाँ जाने की सोच रहे हो और मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो कि मैं और तुम दोनों योद्धा हैं, प्लीज वहां मत जाओ। लेकिन वो नहीं सुनता और बाकी चिल्लाते हुए बोलता है कि वहां मत जाओ, तुम उसे कभी नहीं हरा पाओगे। क्योंकि जैक बेहोश होने की वजह से अपनी हार नहीं देख पाया और दूसरी बार बेहोश होने के बाद पिकल उसे बड़े संभाल के रख रहा था और उसे बिल्डिंग के ऊपर ले गया और उसे वहां बांध दिया ताकि भूख लगने पर वो उसे खा सके। तो बाकी बोलता है समझे तुम जैक, उसने ऐसा किया ताकि वो सुकून से तुम्हें खा सके और तुम उसका खाना बनते बनते बचे हो। ये सुन के जैक बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। तो टोकुगावा युजिरो हानमा के पास होता है और बताता है कि बाकी पिकल के पास गया है और उसके ठीक होने का इंतजार कर रहा है और फिर वो उससे लड़ेगा और वो उसके पास ही है जहाँ पिकल को रखा है और बिना खाए पिए उसके साथ इंतजार कर रहा है। टोकुगावा पूछता है कि आपको क्या लगता है बाकी उसे हरा पाएगा, क्योंकि उसने सी किंग डेत्सु और कराटे फाइटर कात्सुमी और अब जैक हानमा, उसने इन सबको हरा दिया और वो तीनों दुनिया में बेस्ट फाइटर में से हैं और मुझे नहीं लगता कि बाकी उन तीनों में से किसी को भी फाइट में हरा पाएगा। तो युजिरो बोलता है बाकी के पास एक ऐसी चीज है जो उन तीनों के पास नहीं है, समझे, क्योंकि बाकी की रगों में मेरा खून बहता है। टोकुगावा बोलता है पर जैक भी तो आपका ही परिवार है। युजिरो बोलता है लेकिन उसके खून में मिलावट है, अगर मेरा खून उसमें होता तो वो ऐसे नहीं हारता। टोकुगावा बोलता
बोलता है अगर कोई हार जाए तो आप उसे अपने परिवार का नहीं समझते और वैसे आप उससे लड़ना नहीं चाहते क्या। वो गुस्से में आ जाता है और बोलता है बाकी के होते हुए मैं क्यों लड़ूं और उनमें से जो जीतेगा मैं उससे लड़ूंगा। तो टोकुगावा बोलता है प्रोफेसर से आपको नहीं लगता पिकल कई दिनों से भूखा है। और बाकी सोचता है अब मैं किसी को पिकल से लड़ने नहीं दूंगा, उसकी अगली लड़ाई सिर्फ मुझसे होगी और मुझे पहले से ही किसी को इससे लड़ने नहीं देना चाहिए था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं अब सही वक्त का इंतजार करूंगा, तब तक मैं यहीं रहूंगा दिन रात। तभी बाकी सोचता है ये तो कई दिनों से भूखा है और भूख लगते ही ये मुझे खाएगा। तो प्रोफेसर बोलता है उसके खाने की फिक्र मत करो, हमारे पास उसका एक शिकार पड़ा है। टोकुगावा चौंक जाता है और बोलता है कहीं आप टी-रेक्स की बात तो नहीं कर रहे हैं। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, वो काफी बड़ा भी है और पिकल ने अपनी जान पर खेलकर उसका शिकार किया है और माना कि डायनासोर का शव मिलना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। पिकल का जिंदा रहना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। तभी पिकल खड़ा होता है। बाकी सोचता है कि अब कौन आ गया और दो लोग उसके लिए मीट लेकर आते हैं और सोचते हैं वो 40 किलो एक बार में खा जाएगा। और दूसरा बोलता है चलो इसे यहीं छोड़ देते हैं, उसने हमें देख लिया तो वो हमें भी खा जाएगा। तो पिकल उस मीट को ले आता है और खाने लगता है और वो बाकी को देता है। बाकी सोचता है पर ये तो कच्चा मांस है और इस पे मिट्टी भी लगी हुई है, लेकिन बाकी बोलता है ठीक है तुम कहते हो तो खा लेता हूँ। और खाते ही वो बाकी को बहुत टेस्टी लगता है और दोनों का पेट भर जाता है और बाकी सोचता है कि अब ये लड़ेगा भी नहीं। प्रोफेसर बताता है कि अब वो नहीं लड़ेगा और हमारी टीम ने एक रिसर्च की है जिससे हम टी-रेक्स जैसा मीट तैयार कर सकते हैं और 2 साल में पिकल उस सारे मीट को खत्म कर देगा, जिससे हमें काफी वक्त मिल जाएगा ये काम करने में। फिर वो कभी नहीं लड़ेगा और एक आम इंसान की तरह रहेगा। तो अगले सीन में टोकुगावा हानामाया से बोलता है कि प्रोफेसर मीट तैयार करने की बात कर रहा था, तो वो कहता है कि उसका काम ही ये है मुश्किल काम को आसान करना। और वैसे ही यहाँ का माफिया ग्रुप क्या कहता है उसके बारे में, तो हानामाया बताता है कि अभी कुछ दिन पहले मेरी उसके साथ धक्का मुक्की हुई थी। वो बोलता है कब कब लड़े तुम, तो वो बताता है कि हम रास्ते में टकरा गए थे। तो टोकुगावा सोचता है कि मैंने ये लड़ाई कैसे मिस कर दी, पर आप दोनों में से जीता कौन, हमारी लड़ाई नहीं हुई थी। वो बताता है कि पिकल बिल्कुल हमारी तरह है, जैसे वो दुश्मन को खाए या ना खाए उसे लड़ने में बहुत मजा आता है। जैसे कि 2 आदमियों को एक कमरे में बंद करके देखिए, वो ज्यादा देर तक अजनबी नहीं रह पाएंगे, वो एक दूसरे से बात करने की कोशिश जरूर करेंगे और अगर वो फाइटिंग अरीना में हो तो कोई हलचल जरूर होगी। तभी बाकी खड़ा होता है और वो पिकल की तरफ आता है और उसके मुंह पर 2 बार धीरे से टैप करता है और उस वजह से पिकल को बहुत गुस्सा आ जाता है। तो एक फाइट टूर्नामेंट के बारे में बताते हैं जहां लॉरिन ग्रासियस ने पहला टूर्नामेंट बहुत आसानी से जीत लिया था और यहाँ भी उसके जीतने की उम्मीद ज्यादा थी और यहाँ उसका अपोनेंट कोई नया फाइटर था। सबको लगा वो उसे आसानी से हरा देगा, लेकिन उस नए फाइटर ने सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और उसने कहा उसने मेरे चेहरे पर प्यार से मारा और उसने मुझे कमजोर समझने की गलती करी। और तभी पिकल बाकी को धक्का मारते हुए दूसरे कोने तक ले जाता है और बाकी बोलता है तुम्हें समझ आ गया कि मैं तुम्हारी बेइज्जती कर रहा था और तुम धीरे धीरे सीख रहे हो और जब से तुमने जन्म लिया है तुम अपने पेट के लिए लड़ते हो, पर आज मैं तुम्हें अपनी इज्जत के लिए लड़ना सिखाऊंगा। और पिकल मुंह के बल गिर जाता है और वहाँ वो तीनों पहुंच जाते हैं लड़ाई देखने के लिए और डायनासोर के जमाने का योद्धा लड़ेगा बाकी हानमा से। और रत्सु बोलता है बाकी का पहला मूव था हाई राउंड हाउस किक, ये सबके होश उड़ा देता है। बाकी उस किक को लड़ाई की शुरुआत में यूज करता है और बाकी उसे ये बताने की कोशिश करेगा कि खाने के लिए जानवर लड़ते हैं और फाइटिंग एक कल्चर है और इंसान लड़ते हैं अपनी इज्जत के लिए। और वो उसे बताएगा कि उसे वो फाइट अपनी इज्जत के लिए करनी है। तो बाकी उसकी तरफ बढ़ता है और फिर से एक और फेस किक मारता है और वो फिर गिर जाता है और बाकी बोलता है हर बार किसी को मारना जरूरी नहीं है और ना किसी को खाना जरूरी है, और कई बार उसके फेस पर किक मारता रहता है। और टोकुगावा सोचता है कहीं वो उसे जान से ना मार दे और बाकी उसकी गर्दन दबोच लेता है और बोलता है जरूरी नहीं कि हमेशा ही किसी की जान जाए। तभी पिकल काफी ऊंची हवा में उड़ जाता है और फिर नीचे की तरफ आता है और बाकी बोलता है ये हुई ना बात, एक असली फाइटर इसी तरह अपनी ताकत दिखाता है। और रत्सु सोचता है ये दोनों बहुत ऊपर हैं, ये रुकेंगे कैसे और इतनी ऊपर से गिरने के बाद दोनों का क्या हाल होगा। तभी वो दोनों जमीन
पर जोर से गिरते हैं और उन दोनों को खड़ा देखकर रेत्सु सोचता है इतनी ऊपर से गिरने के बाद बाकी कैसे खड़ा है और क्या बाकी हानमा सच में इतना ताकतवर है। तभी पिकल बाकी की तरफ बढ़ता है और टोकुगावा बोलता है कि वो जंगली उसके करीब आ रहा है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में।